कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और ये दोहराता हुआ इतिहास जो आप मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं वो एक तसल्ली भी देता है, एक खुशी देता है, एक हौसला देता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर 1971 को आपको दर्शाने के लिए दिखाई गई है। एक तरफ जो मेरे आप यहाँ देख रहे हैं ये रिचर्ड निक्सन है, अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति, 1971 की बात बता रहा हूँ। बीच में हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं और यहाँ पे यूएसएसआर के उस टाइम के लीडर ब्रेजनेव हैं। अब ये चित्र क्या दिखा रहा है कि उस समय भी अमेरिका धूर्त था, आज भी धूर्त है। उस समय भी यूएसएसआर या आज का जो रशिया है वो उस समय भी भारत के साथ खड़ा था और आज भी साथ खड़ा है। क्या घटना हुई है, सारी बात का विश्लेषण। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, नेशनल इश्यूज को अच्छे से कवर करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं और साथ में हो जाएं सब्सक्राइब करके इस तेजी से बढ़ते हुए परिवार के। साथियों, यहां पे तस्वीर को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या हो रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये यूएस का 7th नेवल जो बेड़ा था, इनका नेवल फ्लीट है जिसको हम नौसेना का कहते हैं कि जंगी बेड़े हैं। तो भारत जिस समय पे उलझा हुआ था, पाकिस्तान के साथ में मसला हो रहा था, बांग्लादेश को हम एक अलग राष्ट्र के रूप में जन्म दिलवा रहे थे, सहयोग कर रहे थे। भले ही आज ये औलाद नाकारा हो जाए तो क्या, लेकिन असल में भारत का जितना बड़ा सहयोग बांग्लादेश को है उतना किसी का नहीं हो सकता। उस समय पे भारत और पाकिस्तान के मसले में पाकिस्तान का साथ देने के लिए और भारत को सीधा दबाव में देने के लिए इन्होंने अपने जंगी बेड़े भारत के खिलाफ भेज दिए थे हिंद महासागर में। भारत परेशानी में था। उस समय की दूरदृष्टि दिखाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और जो हमारा पैक्ट हुआ था, स्ट्रेटेजिकल अलायंस हमने किया रशिया के साथ में, वो अलायंस ने हमें इतना बड़ा साथ दिया। और ये लाइन जो है वो अमेरिकी जंगी बेड़ों से निकली थी, इंटरसेप्ट हुई थी। कहा गया था देयर आर द रशियन एटॉमिक सबमरीन्स हियर एंड ए बिग कलेक्शंस ऑफ बैटलशिप्स। साहब, एक पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां रशिया ने भेज दी हैं। अब नहीं मुंह छुपाया तो फिर छुपाने काबिल नहीं बचेंगे। रसातल में चले जाएंगे, पाताल के दर्शन करा देगा रशिया यदि यहां से हम गए नहीं तो। अमेरिका ने क्यों भेजा उन अपने जंगी बेड़ों को, जंगी जहाज को? इसलिए कि भारत को रोका जाए, पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए। और उस समय पे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके रशिया ने साथ दिया, अपने परमाणु पनडुब्बियों को भेज करके रशिया के इस दबाव से अमेरिका वापस लौट गया और भारत जिस लक्ष्य को लेकर चला था उस लक्ष्य को भारत ने प्राप्त कर लिया। दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल जो है वो हमने दिखाई। आज के टाइम पे वही अमेरिका है। भारत के ऊपर बैक टू बैक प्रेशर्स हैं। रशिया के साथ में आप ट्रेड मत करिए, हमारे से आप ट्रेड डील करिए, रशिया से आप ऑयल इंपोर्ट मत करो, आप जो युद्ध हो रहा है उसमें आप आहुतियां दे रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, सारी बकवास करके ग्रिंगो ने 50% टैरिफ ऑन इंडिया की घोषणा कर दी। अब ये जो 50% टैरिफ भारत पे लगा है, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को एक मामूली सा ही सही लेकिन झटका तो लगता है। अब उसके लिए भारत सरकार अपने प्रयासों में रत है, लेकिन जिसके साथ हम खड़े हुए, जिसके साथ में हमने पेट्रोलियम इंपोर्ट करना जारी रखा, वो भारत के लिए क्या कह रहा है, उसके विचार उस 1971 की हिस्ट्री को रिपीट कर देंगे। यहां पे आप ये ट्वीट देखिए, ये जो इनका ट्वीट तो नहीं है लेकिन इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक, जो अक्सर ये अपना पोस्ट कर दिया करते हैं, उस समय इन्होंने लिखा था, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, they are then for much of the oil purchased selling it on the open market for big profit। कि साहब, ये भारत जो है वो खरीद ही नहीं रहा तेल को, उसको ओपन मार्केट में अच्छे खासे मुनाफे के लिए बेच भी रहा है। मतलब भारत मुनाफाखोरी कर रहा है, ये आरोप ये लगा रहे थे। They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to USA. Thank you for your attention to this matter, President DJT, मतलब डोनाल्ड जे ट्रंप। तो भारत में मुनाफाखोरी का आरोप लगाया और मुनाफाखोरी के आरोप के साथ में भारत पे टैरिफ बढ़ गया। अब यहां पर जो अमेरिका को जवाब दिया रशिया ने भारत के पक्ष में, वहां की हम शुरुआत करते हैं। सोची एक नाम की जगह है रूस के अंदर, वहां व्लादाई डिस्कशन क्लब के प्लेनरी सेशन में राष्ट्रपति जो पुतिन है वो अपना स्पीच दे रहे थे। बहुत सारे मसलों को इन्होंने छुआ है, बहुत सारे मसलों पे बात की है। हम उन 4-5 सेलेक्टिव टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिलेवेंट है।
अब यहां पे जब प्रेसिडेंट पुतिन बोल रहे थे तो इनकी भाषा शैली में एक मैच्योरिटी तो निश्चित रूप से है ही, क्योंकि ट्रंप की मैच्योरिटी और इनकी मैच्योरिटी ने ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस यूएस में और रशिया में क्रिएट किया हुआ है। बातें बहुत ज्यादा ट्रंप बोलते हैं, काम होता नहीं है। यहां लिमिटेड शब्दों में बहुत कुछ गहरी बातें कही गई। अब यहां से इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी शब्दावलियां प्रयोग की जो दिखा रही थी कि भारत के साथ में रशिया जिस ढंग से इतिहास में खड़ा रहा है उसी मजबूती से आज खड़ा है। भारत को जिस ढंग से प्रेजेंट किया गया वो अमेरिका की आंखें खोलने के लिए काफी है कि भाई भारत को जिस एंगल से अमेरिका देखना चाहता उस एंगल से देखना बंद कर दे, क्योंकि ये खुद के देश के सगे नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं। और हम आप छोटे से अनुभवों की अगर बात करें तो मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। पहला एक उदाहरण आप लेंगे 1955 का, एक लेते हैं 1965 का, और उसके बाद के अंदर 2000 के आसपास आते हैं और फिर हम 2025 में आ जाते हैं सीधा। 1955 में जब इंडिया खड़ा हो रहा था, 1947 में एक देश जो कि कई 100 सालों की गुलामी से आजाद हुआ, गरीब हमें बना दिया गया, कोट अनकोट बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। सोने की चिड़िया थी, उसको हमें लूट करके छोड़ दिया गया, उपनिवेश थे, बचता क्या हमारे पास में। उस समय की सरकार ने जब इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का प्रयास किया तो आपको थोड़ा टेक्निकली पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और हैवी इंडस्ट्रीज को पुश किया जाता है, भारी उद्योगों की स्थापना होती है जिसमें स्टील एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। जब स्टील इंडस्ट्री को इंडिया स्टैब्लिश करना चाहता था तो उसके लिए दुनिया के बड़े बड़े देश थे। भारत सरकार ने अमेरिका से अप्रोच किया कि साहब आप हमारी हेल्प कर दीजिए। अमेरिका को खुन्नस इस बात की थी कि यार तुम हमारे क्लब में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो शीत युद्ध का दौर था, दैट वाज एन एरा ऑफ कोल्ड वॉर। वहां पे या तो लिबरलिज्म या तो यानी कैपिटलिज्म या तो आप सोशलिज्म। इंडिया जो था उसने एक मध्यम मार्ग अपना नॉन अलाइनमेंट का चोला जो है वो ओढ़ लिया था कि जिससे हम बचे रहे। लेकिन बैकेंड पे सबको पता था कि भारत की भावनाएं रशिया के साथ में जुड़ी हुई है, यूएसएसआर के साथ में जुड़ी हुई है। तो इस समय पे जब अमेरिका से मदद हिंदुस्तान ने मांगी, अमेरिका व्यापारी देश ठहरा, लाभ के लिए उसने कहा कि साहब हम यहां पे कोई सब्सिडीज आपको नहीं देंगे, पैसा लगेगा। दूसरी चीज, आप ये इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में करना पड़ेगा, सार्वजनिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में लाओगे, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। भारत की सरकार उस समय कमिटेड थी, नेहरू जी की गवर्नमेंट, कि नहीं जी प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे, देश कहां उठेगा, पहले तो हम बर्बाद होके आए, अभी मौका है इस देश को सरकारी क्षेत्र में आगे लेके चले और एक तरह से पब्लिक वेलफेयर को बढ़ाएं। तो उस समय मदद किसने की, भिलाई में जो हमारा स्टील प्लांट लगा था, यूएसएसआर ने पूरी मदद की, पब्लिक सेक्टर में यूनिट स्टैब्लिश हुई। उसके बाद में बोकारो आया, वो करके तो फिर हम खड़े हुए। न्यूक्लियर में हेल्प किसने की, रशिया ने की। साहब 1965 जब शास्त्री जी का कार्यकाल था तो गेहूं का इशू आया था, PL 480 आई थिंक ऐसा कुछ करके नाम था, मतलब जो जानवरों को डालने वाला गेहूं हिंदुस्तान आता था। अमेरिका ने यह कहा कि तुम पाकिस्तान के आगे नहीं झुके, ये युद्ध बंद नहीं किया, सीज फायर नहीं किया तो तुम्हारा गेहूं बंद कर देंगे। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बोले थे, जय जवान जय किसान। झुकेगा नहीं, हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। हम सक्षम भी हुए और हमने पाकिस्तान को मौके भी दी, लेकिन इन्होंने अपनी औकात जो है वो अच्छे से दिखाई थी। इंदिरा जी के कालखंड में भी अकाल पड़ा था मेरे दोस्तों, उस समय भी इनसे मदद मांगी थी कि साहब गेहूं चाहिए, तो कहा ठीक है मिल जाएगा। इंडिया ने कहा गेहूं के बदले अगली फसल पे गेहूं दे देंगे। मेरी बातों को सुनिएगा सर, रिलेवेंट बातें हैं सारी। गेहूं के बदले गेहूं दे दिया जाएगा। अमेरिका ने कहा नहीं, गेहूं के बदले गेहूं नहीं लेंगे, गेहूं के बदले रोकड़ा लगेगा, नकद लगेगा, रेट जो जनरल रेट है वो लगेगी, कोई सब्सिडी नहीं। उस समय रशिया ने कहा, माफ कीजिएगा यूएसएसआर जो उस समय हुआ करता था, कि हम आपको गेहूं देते हैं, अगली फसल पे लौटा दीजिएगा। भारी मात्रा में गेहूं हिंदुस्तान आया, भारत की जनता को उस अकाल के समय में गेहूं मिला। अगली फसल पे चुकाने की बात थी ना, भारत नहीं चुका पाया, नहीं रिटर्न कर पाया, कोई बात नहीं। 2 साल बीते, तीसरे साल में हिंदुस्तान ने कहा जी अब हमारे पास सफिशिएंट गेहूं है, क्या करें। कहा कि इसको वियतनाम भेज दो। वियतनाम को बर्बाद करके बैठे थे ये लोग उस टाइम, वियतनाम वॉर के टाइम पे। कहां गया, वियतनाम, उस गेहूं को भेज दिया गया। तो सर ये इतिहास है। और बाकी फिर जो 1971 की घटना है वो तो आप लोगों को पता ही चल गई होगी। अब यहां पे इनकी रंग आपने देख लिए कि ट्रंप या अमेरिका किस चोले को ओढ़ के चलता है। अब यहां पे जो एक्टिविटीज हुई है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के मसले के बाद में, तो भारत ने तो अपना राहगीर जो था वो पुराने राह पे भारत आ गया, क्योंकि विशेष रूप से अमेरिका के साथ में गहरे संबंध बढ़ाने के प्रयास किए गए।
और वो रास्ता भारत के लिए वैसे ही खतरे की घंटी थी और रशिया उस बात को चीख चीख के बोल रहा था। और आपको पता हो, इस ऑपरेशन सिंदूर के सारे जो ड्रामा यूएसए ने क्रिएट किया कि साहब हमने ये सीज फायर करवा दिया, उसके पहले ही रशिया की तरफ से, मैं आपको डेट बताता हूं, मैंने वीडियो बनाया था, हमारे चैनल की शुरुआती वीडियोस में से सबसे पॉपुलर वीडियो वो रहा, लिंक यहां दिया है। 20 मई 2025 की बात है, तब इन्होंने कहा था, जागो मोहन प्यारे जागो, किसके चक्कर में पड़े हो, ये क्वाड वगैरह तुम सबको ले बैठेंगे, ये सिर्फ पैसों का सगा है, किसी का सगा नहीं। भारत को अपने एरिया के लोगों से संबंध बना करके चलना चाहिए और वापस अपने इस ईस्टर्न क्लब में शामिल होना चाहिए। अंतोदगत्वा हुआ क्या, ढाक के 3 पात रहे, कुछ विशेष हम कर नहीं पाए, लेकिन जैसे ही ये सारा मसला बना, भारत ने अपनी राह पकड़ ली और ये अब एकला चौलो चल रहे हैं। यहां पे आप सुनिए सर, भूमिका मैंने इसलिए बताई जिससे कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। अब आगे जो मैं बोलूंगा वो हर चीज आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद देता हूं, जो आपने मेरे को थोड़ा सा, मैं कितना बोल लिया हूंगा, लगभग 8-10 मिनट में बोल चुका हूं, इसके लिए आपने मेरे को सुना, उसके लिए धन्यवाद। पुतिन बोले अमेरिका के दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। कौन बोल रहा है? पुतिन बोल रहे हैं। मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय अपमान बर्दाश्त नहीं करते, यानी इंडिया का जो टेम्परामेंट है। और यहां पे 2 बातें हैं सर, भारतीयों के सम्मान को बढ़ाने वाली भी ये बात हो रही है कि मैं भारतीयों को जानता हूं, ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये क्या भारत का सम्मान नहीं बढ़ा इस बात से? और दूसरी तरफ अमेरिका को आईना दिखाया कि भैया अमेरिका किसी के दबाव, भारत जो है वो किसी के दबाव में झुकेगा नहीं। और भारत की लीडरशिप का भी सम्मान कर दिया ये कह करके कि मैं पीएम मोदी को जानता हूं कि वो ऐसा निर्णय लेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं देखिए सर, भारत जैसे देश के लोग राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी के सामने अपमान नहीं होने देंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, मोदी खुद इस तरह की कोई कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हित में ना हो। तो कुल मिलाकर के भारत की लीडरशिप का भी सम्मान किया, भारत की इस 150 करोड़ की आबादी का भी सम्मान किया और उस धूर्त को भी आईना दिखाया जो भारत को सिर्फ एक प्रॉफिट का एक मार्केट समझता है, 150 करोड़ लोगों के बाजारवाद को, उनको बाजारवादी नीतियों को लागू करके सिर्फ शोषण करने की नीति रखता है। दबाव यहां पे सर जबरदस्त डाला गया। अब यहां पे जो इमेज है, यहां पे ये 4 मिसाइल आप देख रहे हैं, मसला ये है कि यहां पे कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो वाकई में दमदार, मतलब एक तो युद्ध क्षेत्र के अंदर मिसाइल दाग दी, यहां पे शब्दों के मिसाइल दागे गए। शुरू करते हैं कहां से इन्होंने लपेटना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने ईयू की जनता को एड्रेस किया, ईयू की जनता को एड्रेस किया और इनके लीडरशिप के एक तरह से इनको औकातियत दिलाई। क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई यूरोपीय देशों से कहा, रूस का डर भूलकर चैन से सो जाओ। हर दिन ये चिल्लाते रहते हो कि रशिया नाटो देशों पे हमला करेगा। भैया ऐसा क्यों करेंगे? पागल है हम कि हम हमला करने ही बैठे हैं आप लोगों के ऊपर? तो इन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के युद्ध का डर दिखा रहे हैं और रूस नाटो देशों पर हमला करेगा वाली बातें लोगों को डराने के लिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की चाल है। क्योंकि यूरोपियन नेशंस जो हैं, जो स्पेशली ईयू के नेशंस की अर्थव्यवस्थाओं में कोई बहुत अच्छी गति इस समय पे नहीं चल रही है। वहां पे मुद्दे इमिग्रेशन के जबरदस्त चल रहे हैं, वहां पे माइग्रेशन के इशू हैं, वहां पे जॉब क्रिएट वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी जनता को ध्यान भटकाएं कैसे? रशिया ने वहां पे माहौल बना दिया और कहा ऐसे नेता या तो बेहद नाकाबिल हैं या जानबूझकर नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है इनके अंदर, तो ये स्थापित कर दिया बात को कि यूरोपियन नेशंस जो हैं, वहां की जनता तो समझदार है कि नहीं है, लेकिन इनके लीडर बेवकूफ हैं या जानबूझ के जनता को बरगला रहे हैं। और अगले 3 पॉइंट में खुद की ताकत दिखा दी। कहा रूस के लिए कमजोर होना कोई विकल्प ही नहीं है, रशिया कैन नेवर बी वीक, हो ही नहीं सकते भाई। क्यों कमजोर होंगे? हमारी ताकत का मुआयना हम कई बार करा चुके हैं और कहा है कि इतिहास गवाह है, रूस कभी नहीं झुका। तो इसलिए ये भ्रम में ना रहे कि रशिया पे प्रेशर देके आप खेल खेल लेंगे। रूस को उकसाएंगे, हराने का सपना देखेंगे, उन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात पर कोई शक नहीं है और आगे भी नहीं होगा। अब आप बताइए, इससे बड़ा खुल के कोई लीडर क्या कह सकता है? वो जबान से कह रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता हो तो कहा था ना कि प्रेसिडेंट पुतिन इज ए पेपर लाइन, कागजी पेपर लाइन बोले, कागजी शेर, पेपर टाइगर, कागजी शेर हैं। तो कागजी शेर का जवाब भी यहां है, आगे देखिएगा सर बड़ा इंटरेस्टिंगली। तो कुल मिला के यूरोपियन नेशंस को तो यहां लपेट लिया। उसके बाद के अंदर ये जितने लीडर हैं, इन सबके मुंह के ऊपर काली पुती सर। फ्रांस, जर्मनी, इटली,
यूक्रेन, ये सारे देश इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उठा के क्या मुद्दा लाते हैं कि रूस हमला कर देगा। और कुल मिलाकर के इन सबके पीछे भी जो दबावकारी पहलू है वो ये ग्रिंगो है। अमेरिका से प्रेशर के अंदर ये देश खुद के ही देश के लोगों का नुकसान करा रहे हैं। अब इनकी भी पोल खोलेगा अभी रशिया, अभी पुतिन के बयान आने दीजिए सर। अब देखो सर, ये तो एक मसला इन्होंने यहां पे ले लिया। अब देखिए एक अपना गेम खेला, माइंड गेम, कितना शार्पली एक स्टेटमेंट दे दिया जो स्पार्किंग है। क्या कहा इन्होंने कि पुतिन का लॉसेस विल बी बैलेंस का दावा किया है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये अमेरिका को क्या लगा कि भाई इन पे टैरिफ लगाएंगे तो इनका आर्थिक घाटा होगा। अब अमेरिका की इस बहुत बड़ी चाल को कैसे धोया और रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि भले ही एक्सपोर्ट सेगमेंट में कॉस्ट प्रेशर बढ़ सकता है, पर रशियन के रास्ते से जो ऊर्जा लागत है और आपूर्ति सुरक्षा का लाभ जो है वो उस नुकसान को कम करेगा, न्यूट्रलाइज कर सकता है। और यही क्या होती है, पुतिन का लॉस विल बी बैलेंस का दावा है कि हम जो आपको सस्ता पेट्रोलियम दे रहे हैं, उस सस्ते पेट्रोलियम से आप उस तरफ होने वाले घाटे को कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चीजें बैलेंस होगी, आप में दबाव की कोई ऐसी कोई गुंजाइश यहां निकल नहीं रही। अभी जो इन्होंने 50% टैरिफ कर दिया, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था या शेयर मार्केट में कौन से बड़े चेंजेस आपने देखे? इसलिए नहीं देखे क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी पे भारत ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, रेट बैलेंस थी, रही सही कसर जीएसटी 2.0 ने पूरी करी है। देश की अर्थव्यवस्था में गति ही होने वाली है। दुर्गति जिनकी होनी है, जिनके दुरिच्छाएं या जो स्वप्न देख रहे हैं हिंदुस्तान को खत्म करने के, क्योंकि भारत एक सही ट्रैक पे है, एक अच्छे साथी के साथ में है और अच्छे साथी का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। तो ये जो स्थिति होगी ये डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया को लेके जाएगी। और डी डॉलराइजेशन अमेरिका के रात्रि का वो गंदा सपना है जो वो सपने में भी सपना देखना नहीं चाहता। अमेरिका डी डॉलराइजेशन वर्ड से बहुत घबराता, इसीलिए तो इस दर से 10% एडिशनल टैरिफ की बातें करते थे कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं दे आर लीडिंग टुवर्ड्स द डी डॉलराइजेशन, वो इस डॉलर से दुनिया को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो 10% टैरिफ एडिशनल उन पर लगाया जाएगा। तो ये जो हमारी ट्रेड हो रही है डॉलर में हो रही है, और इतना बड़ा देश अपनी आवश्यकता का बहुत बड़ी मात्रा में जब पेट्रोलियम ला रहा है वो भी बिना डॉलर के, तो क्या ये डी डॉलराइजेशन नहीं है? अमेरिका के पेट में दर्द नहीं सर, बहुत कुछ होगा अभी। तो आगे देखो, तीसरी बात ये लाते हैं भारत रूस व्यापार असंतुलन की। यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि एक लीडर का वास्तविक मन कितना बड़ा हो सकता है। आपकी और मेरे रिलेशन के बीच में ये मैं देख रहा हूं कि आपका बैक टू बैक नुकसान हो रहा है, या फिर आप वो लाभ नहीं कमा पा रहे, नुकसान शब्द हटाता हूं, आप वो लाभ नहीं कमा पा रहे हैं जो आपको कमाना चाहिए था। तो मेरे दो नजरिए हो सकते हैं। एक नजरिया तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारी आवश्यकता मुझसे आप परचेस करो, मैं नहीं करता आपसे परचेस, जाओ। तो कुल मिला के व्यापार असंतुलन हो रहा है। दूसरा नजरिया यह हो सकता है कि नहीं यार, कहीं तो मेरे को आपकी हेल्प करनी होगी, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड लाना पड़ेगा। रशिया के लीडर ने वही मन दिखाया, आप देखिए सर, क्योंकि जब से हमने ट्रेड शुरू किया है रशिया से एक्सेसिवली 2022 के जो फाइनेंशियल ईयर से, तब से हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली यूं बढ़ गया, और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो उसी ट्रैक पे था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप जो था वो काफी बड़ा हो गया। अब इस बढ़े हुए गैप को ही हम क्या कहते हैं, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेगेटिव इंडिकेशन है, और हम जो है वो एक्चुअली नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरफ बढ़ गए। तो रशिया के राष्ट्रपति ने इस बात को भी एड्रेस किया और कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे। अब इसी हेल्प में आपको पता हो सर एंड मैम, तो ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इमेज आप देख रहे हैं, इस समय हमारे जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर, ये इस समय रशिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ दिन पहले रशिया गए थे, उधर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसके बाद में एक स्टेटमेंट रिलीज करता है रशिया की तरफ से। वो स्टेटमेंट ये कहता है, रशिया इन इंडिया, सर इंडियन एम्बेसी ने इसको इश्यू किया, रशिया इंडिया ट्रेड टर्नओवर सर्ज 700% ओवर पास्ट 5 इयर्स। मतलब हम दोनों का व्यापार 700 गुना 700% बढ़ गया है, और ये 700% बढ़ा है, ये दोनों के मजबूत संबंधों को दिखाता है। लेकिन इसके पीछे का एक पर्दे के पीछे स्थिति ये बन गई कि ट्रेड तो बढ़ा, लेकिन उसमें मेजॉरिटी जो थी, जो बहुतायत थी, वो हमारे इंपोर्ट की थी, ना कि हमारे एक्सपोर्ट की। तो आलोचकों ने मुद्दा उठाया कि भैया ऐसा क्या कर रहा, आप बैलेंस ऑफ ट्रेड पे ध्यान नहीं दे रहे, आप सस्ता माल मिल रहा है, आप इंपोर्ट करें, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो भारत का हो रहा है, लेकिन आंकड़ों में वो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव दिख रहा है। अब यहां पे आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत स्मार्ट पर्सन की, ये रोमन बाबुश्किन है। रोमन बाबुश्किन भारतीय दूतावास में एक बड़े उच्च अधिकारी हैं। इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां हुई थी और उन्होंने कहा था कि रशिया का मार्केट ओपन है,
आइए और हमें माल बेचिए। आप क्या बेच सकते हैं, हम प्रायोरिटी देकर के इंडिया का माल परचेज करेंगे। ये उस समय की बात थी, पिछले महीने में, अगस्त की मैं बात बता रहा हूं, 20-22 अगस्त के आसपास घटना रही होगी। अब आप ये आंकड़ा देखिए तो सर, यहां से 2010-11 से लेकर के 20-21 तक का जो आंकड़ा है वो लगभग समान है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये रेड लाइन जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग द हमारा इंपोर्ट, और ये हमारे एक्सपोर्ट की है। लेकिन 2021-22 से आप देखिए रशियन इंपोर्ट जो है इंडिया के लिए वो बढ़ गया बहुत बड़ी तादाद में, और हम एक्सपोर्ट वहीं के वहीं रह गए। तो ये जो गैप है, गैप बिटवीन द लाइंस, अब इसको कवर कैसे करें, इसको कवर करने वाली बात पे व्लादिमीर पुतिन बोले, और बड़े खुल के बोले उन्होंने। अच्छा, अरे जो बात बोली, इस बात से अमेरिका के तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने H1B वीजा का इशू उठाया था अमेरिका ने, आपको पता हो, तो चाइना खड़ा हो क्या है कि ठीक है हमारे यहां भेजी भाई, हम एक पॉलिसी ला रहे हैं। दूसरी तरफ कनाडा कह रहा है हम बुलाने को तैयार हैं, जर्मनी कह रहा है हमारे पास आ जाइए। तो कुल मिला के विकल्पों की कमी दुनिया में नहीं है। अब जब यहां पे जब ये बात बोली गई तो न सिर्फ भारत को सपोर्ट किया गया, अमेरिका को भी औकात दिलाई। ये वैसा ही है जैसा जो 7th फ्लीट आया था, 7वां बेड़ा, और रशिया ने अपनी सबमरीन भेज के रोक दिया था, तो वैसे ही अमेरिका के अरमानों पे ब्रेक लगा दिए। क्यों सर? देखो, रूस ने प्रस्ताव दिया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स की भारतीय आयात बढ़ाना, यानी भारत के एग्री फार्मा एक्सपोर्ट के लिए रूसी बाजार खोल देना हमारी बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। कौन से दो सेक्टर चुने सर? एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपोर्ट बढ़ने का पहला फायदा यह है कि भारत का प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, विशेष रूप से इसका लाभ किसे होगा? भारत की उस बहुत बड़ी आबादी को होगा जो कृषि पर निर्भर है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि फार्मास्यूटिकल पे अभी 100% के टैरिफ लगाए हैं ना एथिकल मेडिसिन के ऊपर अमेरिका ने। लो, जवाब ले लीजिए। जेनरिक पे तो उनकी औकात ही नहीं है, लगा देंगे। जेनरिक पे लगाएंगे तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि हर 10 में से जो 9 मेडिसिन जा रही हैं वो अमेरिकन हिंदुस्तान की खाते हैं मेरे दोस्तों, बहुत बड़े लेवल के ऊपर। दूसरी चीज, यहां पे अमेरिका को सीधा मैसेज है, क्योंकि अमेरिका की नीयत, अच्छा अमेरिका की नीयत पे आता है, उसके एक लाइन और देखो। दूसरा, इन्होंने कहा कि भैया लॉजिस्टिक, फाइनेंस और पेमेंट की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम ब्रिक्स और अन्य चैनल में समाधान ढूंढेंगे। तो कुल मिलाकर के रशिया यहां पे अपने उसी ब्रिक्स एजेंडा को मजबूत कर रहा है। आरआईसी के लिए ऑलरेडी वो बोल चुका है, भारत से रिक्वेस्ट कर चुका, जो मैंने वीडियो को कहा था आई बटन में देखने के लिए, वो देखिएगा। वहां पे सारा खेल इसी का है, आरआईसी मजबूत, रशिया इंडिया चाइना के रिलेशन ठीक होने चाहिए, और एससीओ समिट ने वो कर दिया। ब्राजील में क्या लुला डिसिल्वा अच्छे से औकात दिला रहे हैं। रशिया तो खैर खड़ा ही है। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कौन सा देश अमेरिका की नीति को 100% मानने को तैयार है? कोई नहीं। तो यह ब्रिक्स मजबूत है और डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता है। तो यहां पे एक और नया चैनल ही क्रिएट कर दिया कि हम ब्रिक्स को भी मजबूत करेंगे इसके माध्यम से। अब यहां देखो, 28 जून 2025 को अमेरिका की तरफ से न्यूज आई थी कि हम इंडिया का मार्केट ओपन करने वाले हैं। ओपन करने का मतलब शटर उठाएंगे? नहीं, भारत के अंदर हम अमेरिकी उत्पादों की एंट्री करा देंगे, विशेष रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के। और हम यहां पे एक ऐसी डील करेंगे कि इंडिया हम पे 0% टैरिफ लगाएगा, और हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे होंगे, क्योंकि इस समय पे इंडोनेशिया के साथ में भी एक ऐसी ट्रीटी हुई थी जिसका रेशो था 0:19। मतलब इंडोनेशिया विल इंपोज 0% टैरिफ ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स, बट यूएस विल इंपोज 19% टैरिफ ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडोनेशिया। तो वो कहते थे कि जैसी डील ये हुई ना, ऐसी डील इंडिया से भी करेंगे। मतलब हम तो लगाएं 0% टैरिफ, वो हमारे प्रोडक्ट पे 19, 15, 20% टैरिफ लगाएं। तो भारत ने नहीं माना, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात आके अटक गई थी। तो ये वीडियो हमने उस समय कवर किया था, कृषि और फार्मास्यूटिकल पे सेक्टर पे खतरा। ये वीडियो भी आपको यहां दिख रहा होगा आई बटन में, प्लीज आप देख लीजिएगा। अब इन दोनों ही अरमानों पे पानी फेर दिया। तीसरी चीज, यहां पे जो इमेज आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के वो व्यक्ति हैं जो फेडरल रिजर्व को मैनेज करते हैं। फेडरल, जैसे आरबीआई है इंडिया में, वैसे वहां पे फेडरल रिजर्व ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक है, भी बड़ा बैंक है। उसको भी इन्होंने कहा कि थोड़ा सोच समझ के चलो, तुम जो अंधे होकर के टैरिफ लगा रहे हो, अल्टीमेटली अगर भारत ने पेट्रोलियम परचेज करना बंद कर दिया अमेरिका से, रशिया से, तो क्या होगा? वो महंगा तेल खरीदेगा। महंगा तेल खरीदेगा तो ओवरऑल पूरे मार्केट में ही हलचल मचेगी। उसका प्रभाव ये होगा, बहुत बड़ी न्यूज है, वहां पे लिखा पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है, माफी, यहां से देखिए, पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। ये तो वाजिब बात है, कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा सर?
अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ी तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, कैश फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व को रेटें बढ़ानी पड़ेगी। जब ब्याज दरें बढ़ेंगी अल्टीमेटली घाटा किस अर्थव्यवस्था को है। तो कहा कि भैया सोच समझ के निर्णय लो, और भारत भी यदि उसे रोक देगा तो 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान भारत को उठाना पड़ सकता है। भारत ऐसी गलती नहीं करेगा। तो सारी कहानी कुल मिलाकर के ग्रिंगो के समझ से परे जा रही है, बाउंस हो रही है कि यार हम तो इस ऑयल की बात पे इसको परेशान कर रहे थे, यहीं पे एक बड़ा जूता जिसे कहते हैं ना सर हील वाली सैंडल, और वो भी बहुत शार्प हील, वो इनके माथे मारी है रशिया ने। कैसे कि आप क्रूड ऑयल का रोना रोते हो, 25% टैरिफ एडिशनल इंडिया पे लगाते हो, तो ये लो साहब, बहुत प्यारा सा मैसेज दिया, पढ़िए सर इसको। अपने भाषण में पुतिन ने अमेरिका पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों पर रूसी ऊर्जा खरीदने का दबाव अमेरिका डाल रहा है, जबकि खुद यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर है। अब आप बोलो सर क्या कहोगे इस बात पे। यूरेनियम मतलब तुम्हारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके लिए तुम रशिया पे डिपेंडेंट हो। पर उन्होंने कहा कि हमारा मन बहुत बड़ा है। बड़ा क्यों है? पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका को यूरेनियम देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे यह इसलिए खरीदता है क्योंकि इसमें उसका फायदा है। तो हम हमारा फायदा देखें तो हम मुनाफाखोर हो गए, आप अपना फायदा देखो तो आप अपने देश के लिए राष्ट्रभक्त हो गए, राष्ट्र चिंतक हो गए। तो कुल मिलाकर के रशिया ने अच्छा खासा आईना दिखाया है। रशिया के प्रेसिडेंट ने खुद ही कह दिया हम देना बंद नहीं करेंगे, यूरेनियम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उनके लिए वो फायदेमंद है। तो फिर भारत के ऊपर दबाव डालते हैं। क्या है ये ड्रामा? ये पोल भारत ने ऑलरेडी खोल चुका है सर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक लेटर दिया था इशू करके। उसके सवाल जब मीडिया ने पूछ लिया ट्रंप से, ट्रंप ने बोला आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। टोन तो पता ही कैसी है उनकी। अब यहां पे रणधीर जायसवाल साहब आप देख रहे हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, आपने उसी समय कह दिया था अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, फर्टिलाइजर और केमिकल का इंपोर्ट जारी रखे हुए है। यही हाल ईयू का भी। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। तो यही बात पे ठप्पा लगा दिया रशिया ने भी। तो किस मुंह से अब अमेरिका छुपता फिरेगा? तो यही कार मचेगा। इसी तरह से ये आगे भागेंगे, दौड़ेंगे। तो सारी पोल तो खोल के रख दिया, बचा ही क्या था। तो इस तरीके से जो रशिया यूक्रेन वॉर को मुद्दा बनाता है, अमेरिका खुद को सरपंच घोषित करना चाहता है। असल में मुनाफाखोरी वो करता है क्योंकि इससे 100 अरब डॉलर की इसने रिक्वेस्ट करी थी कि साहब मेरे को सिक्योरिटी गारंटी दे दो, मैं हथियार खरीदने को तैयार हूं। और बहुत बड़ी मात्रा में नाटो से फंडिंग हो रही है और पैसा अमेरिका कमा रहा है। 10% तो फिक्स ही किया हुआ है, हम पैसा मुनाफा लेंगे ही लेंगे। या मुनाफाखोरी तो असल अमेरिका कर रहा है, भारत थोड़ी कर रहा है। इस दौर में अभी जब ये यूएन के दौरों में जा रहे थे तो इन्होंने एक और बात बोली थी, रशियाज एमलेस वॉर मेक्स देम लुक लाइक ए पेपर टाइगर। मतलब कि तुमसे कुछ हो तो पा नहीं रहा, आपको 3.5 साल हो गए युद्ध शुरू किए, फरवरी 22 से आप लड़ रहे हो, कुछ नहीं कर पाए। तो ट्रंप को अच्छा खासा जवाब उस समय पे दे दिया था दमित्री पेस्कोव ने, जो कि प्रवक्ता हैं क्रेमलिन के। उन्होंने उस समय क्या बोला था कि रूस यूक्रेन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रोक सकता, हम अपने देश के हितों के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं, ये हमारे आज और भविष्य के लिए जरूरी है, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हम तो अटैक जो आएंगे हम पे, हम जवाब बार बार देंगे। और रही बात पेपर टाइगर की, तो रशिया इज नॉट अ पेपर टाइगर, रशिया इज ए, क्या बोला था उन्होंने, बेयर है, बहुत खतरनाक बेयर हम है, भालू है, क्योंकि ये भालू वहां का सिंबल है। उसी बात को पुतिन ने क्या कह के बोला, अगर हम कागजी शेर हैं तो आओ हमें आजमाओ, क्या शब्दों के अंदर दम देखो। लेकिन हकीकत तो जंग के मैदान में दिख रही है। सिर्फ सितंबर महीने में यूक्रेन ने अपने 45,000 सैनिक खोए हैं। रूस सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा बल्कि पूरे नाटो से लड़ रहा है। तो आज तक, अब ये असल में क्या है ना, ये सवाल जो है ना, कागजी शेर कौन है, तो कागजी शेर तो नाटो निकला। पूछिए उनसे कि 3.5 साल में तुम क्या उखाड़ पाए। नाटो पूरा वॉर में है, दिखाया जा रहा सिर्फ यूक्रेन को, पीछे हथियार कहां से आ रहे हैं। और अगर हथियार नहीं आ रहे हैं तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का यूज करके ट्रंप ने हथियारों के लिए क्यों फाइट करी खुद की सरकार से, क्यों स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आपने निकाले। दूसरी तरफ जो आपकी कौन सा देश है, पोलैंड के प्रेसिडेंट थे, अभी नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, पहले थे एंड्रेस डूडा ने भी विरोध किया था कि हमें तो सिर्फ एक ट्रांजिट जोन बना दिया, हमारे यहां पे हथियार लाते हो और सप्लाई करके लेते हो, हमसे ना कोई पूछता ना कुछ है। तो उन्होंने विरोध क्यों किया था? इसका मतलब तुम हथियार दे रहे हो,
युद्ध अमेरिका करवा रहा है। और रही बात इसकी, तो खुला चैलेंज है, आजमाओ ना हमें, आजमाओ, तुम क्या उखाड़ पाए। और नाटो से फाइट है, ये कोई यूक्रेन से अकेले की फाइट नहीं है। और इसी के साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री के पक्ष में जो बातें कही गई, तो वो काबिले तारीफ तो है ही, और एक अच्छे दोस्त की पहचान भी है। तो यहीं से हम शुरू हुए थे और फिर हम उसी जगह पे आके टिक गए फिर से, कि जो 71 में हमारे एग्रीमेंट्स हुए, अटल जी के टाइम पे हुआ, उसकी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी हुई है आज ही। तो वो सारी चीजें भारत और रूस के संबंधों को दिखा रही हैं। और ये स्थिति इस ग्रिंगो के लिए घातक है। ये नहीं समझेगा हो क्या रहा है, लेकिन जो होगा वो ऐसा होगा कि भूतो न भविष्यति। लेकिन भारत के लिए उस स्थिति को बरकरार रखना होगा कि अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखे, जिससे अमेरिका जैसे देश, वैसे मेरे को लगता नहीं कोई होगा, अमेरिका ही है आफत की पुड़िया जो दुनिया के लिए, इनको जवाब समय समय पे मिलता रहे। और भारत और रूस की दोस्ती अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। आपके विचार क्या हैं इस सारे के सारे मसले पे? प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो हौसला बढ़ाइएगा। हम तो आपके आशीर्वाद का वेट करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद देंगे। हमें पढ़ के अच्छा लगता, अच्छा जी इन्होंने, साहब ने ये कहा, इन साहब ने ये कहा। कुछ के रिप्लाई कर पाते हैं, कुछ को हार्ट इमोजी भेज पाते हैं, कुछ को नहीं भेज पाते। पर्सनली तो लीजिएगा मत, लेकिन हम कोशिश में ये होते हैं कि आप अधिकतर हमसे जुड़ें। और नहीं कमेंट रिप्लाई आए तो प्लीज ये मानिएगा कि छोटा भाई है हमारा और अच्छा प्रयास कर रहा है। क्या है आपके ओपिनियन प्लीज बताइए। और हाँ, पसंद आया है तो सिर्फ लाइक कमेंट से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए। कुछ ऑनेस्ट बात हम सामने लाते हैं आपके, वही हौसला आपके एक एक वचन हमें देता है, आपके एक एक शब्द से हम हौसला और हमारा बढ़ जाता है। तो खैर आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, 31 मिनट के ऊपर मैं बोल चुका हूं, उसके लिए माफी चाहते हुए आपका समय थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले लिया। लेकिन हाँ, जो चीजें कही हैं ऑथेंटिक है। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। फिर किसी और वीडियो के साथ मुलाकात करूंगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद, बाय बाय।